नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फोकस एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से आपको विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी जाती हैं और साथ ही साथ जीएस और हिंदी को लेकर विशेष तैयारी कराई जाती है। तो आज जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हमारी पॉलिटी की श्रृंखला चल रही है और इससे पहले कल जो हमारी वीडियो क्लास डाली गई थी, आज जो हमारी वीडियो क्लास डाली गई थी, जिसका नाम था यूनियन टेरिटरी, जिसको केंद्र शासित प्रदेश बोला जाता है, कहीं कहीं पर संघ राज्य क्षेत्र भी बोल दिया जाता है। तो वो जो केंद्र शासित प्रदेश वाली जो सेकंड पार्ट की वीडियो है वो ये है, आपके सामने है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके या आने वाली इसी प्रकार की क्लास आपको मिलती रहें। और साथ के साथ दोस्तों, चैनल को शेयर ज़रूर करें ताकि जो ये आपका चैनल है ये आगे बढ़ सके। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। जहाँ तक जो पहली बार विजिट कर रहे हैं उन्हें मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश की जो पहली क्लास है वो यूट्यूब चैनल पर डाल दी गई है, उसे आप ज़रूर देखें। उसके बाद जब आप इसे देखेंगे तो बेहतर वे में और भी ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वही है केंद्र शासित प्रदेश का। तो बहुत विषय में तो मैंने कल भी बात कर ली थी इस विषय पर, तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो यही है। तो आगे मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि यूटी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके लिए राष्ट्रपति एक विशेष प्रशासक नियुक्त करता है, जिनके माध्यम से वहाँ का वो प्रशासन चलाता है राष्ट्रपति। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है, ध्यान रखना है दोस्तों, कि राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को, ध्यान से सुनना है, राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को, ये बात थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, प्रश्न पूछा जा सकता है कभी भी। राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को, ऐसा राज्य के राज्यपाल या ऐसा राज्य जो उस केंद्र शासित प्रदेश के निकटतम हो, ध्यान से सुनना है, क्योंकि जितना करीब रहेगा उसको उतना ही, जितना जो निकटतम स्टेट है किसी केंद्र शासित प्रदेश का, तो उस ऐसे राज्यपाल को भी कभी भी राष्ट्रपति उस केंद्र शासित प्रदेश जो उसके निकटतम है उसका जो प्रशासक नियुक्त कर सकता है, ध्यान रखना है। लेकिन इस बात में आपको एक तथ्य इम्पोर्टेंट याद रखना है, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट तथ्य है वो ये है कि जैसा कि आप सब जानते होंगे, चूंकि वो जो राज्यपाल है, राज्य का राज्यपाल है, उसको वहाँ की मंत्री परिषद के अनुसार कार्य करना होता है। मतलब कि ऐसा समझ के चलिए कि जैसे कोई राज्यपाल है, जैसे कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं, तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को योगी आदित्यनाथ जी की मंत्री परिषद के अनुसार कार्य करना पड़ता है। और मान के चलिए, चूंकि ऐसी स्थिति बन गई है, जैसा कि मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, कि कोई राज्यपाल को राष्ट्रपति केंद्र शासित प्रदेश के लिए नियुक्त कर देता है, कोई निकटवर्ती केंद्र शासित प्रदेश के लिए, मान के चलिए जैसे कि दिल्ली है और उत्तर प्रदेश लगा हुआ है। तो उस स्थिति में चूंकि भले ही वो राज्यपाल हैं, वहाँ के लिए उनको नियुक्त कर दिया गया है केंद्र शासित प्रदेश के लिए, तो वहाँ वो जो अपने कार्य करेंगे राज्यपाल, वो स्टेट की मंत्री परिषद के अनुसार नहीं करेंगे, ये बात याद रखनी है। वहाँ वो अपने कार्य के लिए स्वतंत्र होंगे। मैं इस बात को बेहद आसान भाषा में बता देता हूँ, इसको ध्यान से सुनना है। कॉन्सेप्ट ये है, पहला, इसमें एक तो ये बात याद रखें कि ऐसा नहीं है कि कई बार सीधा ही राज्यपाल उपराज्यपाल की नियुक्ति ही करेगा। कई बार ऐसा भी हो सकता है, स्थिति को देखते हुए, कोई निकटवर्ती राज्य है और उस निकटवर्ती राज्य का राज्यपाल को राष्ट्रपति किसी निकटवर्ती, जो उस राज्य के निकटवर्ती केंद्र शासित प्रदेश है, उसको नियुक्त कर सकता है उपराज्यपाल संबंधी। मतलब उस राज्य के राज्यपाल को उस निकटवर्ती केंद्र शासित प्रदेश के लिए राज्यपाल नियुक्त कर सकता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ यही तथ्य याद रखना है, चूंकि वो जो राज्यपाल है वो स्टेट का है, तो वहाँ स्टेट में उस राज्यपाल को मंत्री परिषद के अनुसार कार्य करना पड़ता है। लेकिन चूंकि राष्ट्रपति ने उसे विशेष रूप से केंद्र शासित प्रदेश के लिए नियुक्त किया है, अब चूंकि राष्ट्रपति ने उनको केंद्र शासित प्रदेश के लिए नियुक्त किया, तो वहाँ पर वो जो अपना कार्य करेंगे वो स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगे।
वहाँ वो राज्य की मंत्रिपरिषद से सलाह नहीं लेंगे, भले ही चाहे वो उस राज्य से लिंक कर रहे हैं, लेकिन वहाँ की मंत्रिपरिषद के सलाह के बगैर उस केंद्र शासित प्रदेश के लिए कार्य करेंगे, जो कि आर्टिकल 239 में है। जैसा कि मैं पिछली वीडियो क्लास में भी बता चुका हूँ, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 239 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में या उनके प्रशासन के बारे में बताता है, याद रखना है। क्लियर। वहीं नेक्स्ट बात करते हैं आगे की, राष्ट्रपति द्वारा जो नियुक्त प्रशासक है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। देखिए, राष्ट्रपति द्वारा जो प्रशासक नियुक्त होता है, जो संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन है, वो दो तरीके से चलता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि कुछ केंद्र शासित प्रदेश में तो विधानसभाएं हैं, कुछ केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां विधानसभा नहीं है। इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। इसको इस तरीके से मानिए, जिन राज्यों में विधानसभाएं हैं, जैसे कि इस समय मान के चलिए वर्तमान में दिल्ली, पांडिचेरी, और चूंकि अब जम्मू कश्मीर भी एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, तो अब भारत में 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश होंगे जहां अपनी विधानसभा है, मतलब कि जहां विधानसभा होगी, या कह सकते हैं जहां मंत्रिपरिषद होगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे ही राष्ट्रपति, कोई भी उपराज्यपाल वहाँ पर जो भी होगा, तो भारत में अब 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ विधानसभाएं हैं। तो जहाँ विधानसभा होगी वहाँ उपराज्यपाल मंत्रिपरिषद के अनुसार कार्य करेगा। ध्यान से सुनना है, जिन राज्यों में विधानसभा होगी वहाँ पर जो विधि बनेगी, ध्यान से समझना है कि इसे इस तरीके से मान के चलिए कि जिन राज्यों में विधानसभा होगी, जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा होगी, जैसे कि मान के चलिए दिल्ली है, आपका पांडिचेरी है और जम्मू कश्मीर है। अब ये 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पर उनकी अपनी विधानसभाएं हैं। ठीक है। अब वहाँ अगर कोई भी कानून बनता है, ध्यान से सुनना है, अगर वहाँ कोई भी कानून बनता है तो वहाँ की विधानसभा बनाएगी। 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं कि जहाँ पर विधानसभा है तो वहाँ पर कानून कौन बनाएगी? विधानसभा बनाएगी, या कह सकते हैं वहाँ का संघ शासित प्रदेश का राज्य विधानमंडल बनाएगा। लेकिन ध्यान रखना है, जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा नहीं है, उन केंद्र शासित प्रदेशों में जो कानून बनाने की शक्ति है, अब चूंकि आप जान गए होंगे कि जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा ही नहीं है तो वहाँ पर कानून बनाने की शक्ति संसद के पास होती है। ध्यान रखना, कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है, चूँकि दोनों में थोड़ा सा अंतर है। जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं हैं वहाँ पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र शासित प्रदेशों के जो है विधानसभा को होती है। और याद रखना है, जहाँ जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा नहीं है, जैसे कि लक्षद्वीप है, आपका अंडमान निकोबार है और आपका लद्दाख है, तो वहाँ पर कानून बनाने की जो शक्ति है वो संसद को दी गई है। याद रखना है, वहाँ संसद के द्वारा कोई भी कानून बनाया जाएगा। ये भी बात आपको याद रखनी है, कई बार प्रश्न सीधा एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। वहीं कई बार ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अगर मैं बात करूं, इस तथ्य को थोड़ा ध्यान से सुनना है दोस्तों, कि मूल संविधान में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं था कि किसी भी केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कोई विधानसभा होगी। ध्यान से सुनना है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर या अन्य किसी अपर लेवल के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान रखना है कि मूल संविधान में, इसका मतलब जब भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ उसे कहते हैं मूल संविधान। तो मूल संविधान में क्या था कि मूल संविधान में ये व्यवस्था ही नहीं थी कि किसी केंद्र शासित प्रदेश के लिए कोई विधानसभा होगी। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि जब विधानसभा का प्रावधान ही नहीं था, तो अभी हम देख रहे हैं कि दिल्ली है, पांडिचेरी है, और अब चूँकि स्टेट से यूटी बना है जम्मू कश्मीर, अब 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पर विधानसभाएं हैं। फिर ये कैसे बनी हैं, तो ज़रा ध्यान से सुनेंगे कॉन्सेप्ट को, प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। संसद को अनुच्छेद 239 के तहत, ध्यान रखना है, संसद को अनुच्छेद 239 के तहत ये शक्ति दी गई थी, मूल संविधान में ही ये शक्ति दी गई थी कि वह केंद्र शासित प्रदेशों के लिए या संघ राज्य क्षेत्रों के लिए
कोई अन्य प्रावधान कर सकती है या प्रशासन संबंधी कोई अन्य प्रावधान कर सकती है, ऐसा कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यहाँ से दोनों बातें याद रखनी है। पहली, मूल संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि किसी केंद्र शासित प्रदेश के लिए कोई विधानसभा होगी, पहली बात। दूसरी, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 239 साफ शब्दों में ये कहता है कि संसद को यह शक्ति दी गई थी या ऐसी पावर दी गई थी कि वह 239 के तहत केंद्र शासित विषयों के संबंध में कोई अन्य प्रावधान कर सकती है या कोई अन्य विधि बना सकती है। उसी को देखते हुए ध्यान से सुनना है दोस्तों। एक संशोधन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 14वां संविधान संशोधन 1962, याद रखना है। 14वां संविधान संशोधन 1962 होता है और उसके तहत भारतीय संविधान में एक अनुच्छेद जोड़ा जाता है जिसका नाम है 239 क। और इस 239 क को जोड़कर यह प्रावधान किया जाता है कि संसद किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के लिए, ध्यान से सुनना, संसद किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान कर सकती है। तो कहीं ना कहीं पर आपके बात दिमाग में आ गई होगी कि 14वां संविधान संशोधन 1962, इसके तहत भारतीय संविधान में एक आर्टिकल जोड़ा जाता है जिसका नाम है 239 क। और उसके तहत ये व्यवस्था कर दी गई कि जो संसद है वो आने वाले समय में किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के लिए विधानसभा की स्थापना या प्रावधान कर सकती है। तो ध्यान रखना है दोस्तों, कभी भी एग्जाम में एक क्वेश्चन बन सकता है कि भारत का ऐसा पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जहां सबसे पहले विधानसभा स्थापित हुई। तो याद रखना है पुडुचेरी है, जो 239 क के तहत वहां पर विधानसभा का प्रावधान किया गया। ये बात याद रखनी है दोस्तों कि चूंकि हमने देखा कि ये विधानसभा, पुडुचेरी जो विधानसभा बनी है या पुडुचेरी में जो विधानसभा का प्रावधान किया संसद ने, ये एक निर्मित विधि द्वारा बनाया के किया गया। और ये जो निर्मित विधि है ये कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, चूँकि ये एक विधि बनाई गई और विधि बनाने के बाद ये प्रावधान किया गया कि पुडुचेरी के लिए एक विधानसभा होगी। तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। कई बार ऐसे प्रश्न कथन में बन सकते हैं और पूछा जा सकता है कि क्या पुडुचेरी में जो विधानसभा का प्रावधान हुआ संविधान संशोधन के द्वारा हुआ? नहीं, ध्यान रखना है वहाँ पर संसद ने एक निर्मित, संसद के द्वारा बनाई गई एक निर्मित विधि के द्वारा विधानसभा का प्रावधान किया गया। आर्टिकल 239 कैसे याद रखना, कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसे भी आप याद रखेंगे। वहीं आप देखते होंगे कि दिल्ली के बाद, पुडुचेरी के बाद दिल्ली और एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश था जहां पर विधानसभा थी। ध्यान रखना है दोस्तों, एक अमेंडमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना। 69वां संविधान संशोधन 1991, 69वां संविधान संशोधन 1991, इसके तहत क्या होता है, इसके तहत संविधान में एक नया आर्टिकल जोड़े जाते हैं 239 क और 239 ख। इसके तहत दिल्ली में विधानसभा की स्थापना की गई या विधानसभा को स्थापित किया गया। कई बार प्रश्न यहाँ से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली में विधानसभा की स्थापना हुई। तो आप याद रखेंगे 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा दिल्ली में विधानसभा की स्थापना हुई। तो ये भी बात याद रखनी है। और इसी के तहत दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा भी दिया गया। कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को किस संविधान संशोधन के द्वारा विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। तो आप याद रखेंगे 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। तो इतना आपको याद रखना है। वहीं दोस्तों आगे की बात करते हैं। अब आपको ये बात याद रखनी है कि पहले दिल्ली और पांडिचेरी दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश थे जहां पर विधानसभाएं थीं, लेकिन चूंकि अब एक नया केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर चूंकि स्टेट से यूटी बना है, तो याद रखना है अब जम्मू कश्मीर तीसरा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश होगा जहां पर विधानसभाएं होगी। तो नहीं वाला क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो इस विषय को अच्छी तरीके से याद रखें, क्योंकि प्रश्न सीधा एग्जाम में पूछा जाएगा। दिए गए विकल्पों में से
ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर विधानसभा स्थापित नहीं है या विधानसभा नहीं है। तो उस स्थिति में उस प्रश्न को करने के लिए हमें कम से कम इस कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम विधानसभा की बात कर रहे हैं तो चूंकि जहाँ पर विधानसभा होती है वहाँ पर एक मंत्रिपरिषद जरूर होती है। तो किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में कितने मंत्री हो सकते हैं, ज़रा ध्यान से सुनना है, प्रश्न पूछा जा सकता है। जिस केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा में जितने सदस्य होंगे, जिस केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा में जितने सदस्य होंगे उतने सदस्य के 10% से ज़्यादा वहाँ पर मंत्री नहीं हो सकते। तो कुल मिलाकर आप ऐसा मान सकते हैं कि मान के चलिए अगर किसी विधानसभा, जैसे कि दिल्ली की मान सकते हैं आप, दिल्ली में विधानसभा के सदस्यों की संख्या 70 है और 70 का यदि हम 10% निकाल लेते हैं तो 7 सामने निकल कर आ जाता है। तो वहाँ पर मुख्यमंत्री सहित अधिकतम मंत्रियों की संख्या 7 हो सकती है। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ कि दिल्ली जो कि जहाँ पर विधानसभा है वहाँ पर विधानसभा सदस्यों की संख्या 70 है, याद रखना है। वहीं पांडिचेरी जहाँ पर विधानसभा है वहाँ पर विधानसभा सदस्यों की संख्या 30 है। तो इस प्रकार आप इस चीज़ों को याद रखेंगे, कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। वहीं बात करते हैं नियुक्ति के संबंध में, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट तथ्य है यहाँ से। केंद्र शासित प्रदेश और एक पूर्ण राज्य के दर्जे में क्या अंतर होता है, देखो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ये भी एक अंतर है दोनों में। जैसा कि आपने देखा होगा कि नॉर्मल राज्यों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल ने कर राष्ट्रपति करते हैं, ध्यान रखना है। और नॉर्मल स्टेट में मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है। यहाँ केंद्र शासित प्रदेश में चूंकि उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं तो वो भारत के राष्ट्रपति के ही प्रति उत्तरदायी होता है। ये बात भी आपको याद रखनी है। जैसा कि आप सब जानते होंगे नॉर्मल स्टेट में मुख्यमंत्री के कहने पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, जबकि केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री के कहने पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और सभी के सभी मंत्री, ध्यान रखना है, सभी के सभी मंत्री राष्ट्रपति की इच्छा तक ही अपने पद पर बने रहते हैं। ये भी बात याद रखनी है। इसे ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी मंत्री, इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, कोई भी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपना पद धारण करते हैं। इसका मतलब ये है कोई भी मंत्री अपने पद पर तब तक रह सकता है जब तक राष्ट्रपति की इच्छा है। यहाँ राष्ट्रपति की इच्छा से मतलब होता है दोस्तों केंद्र सरकार की इच्छा से। यहाँ राष्ट्रपति की इच्छा से मतलब होता है मंत्रिपरिषद की इच्छा से, क्योंकि वहाँ मंत्रिपरिषद के अनुसार राष्ट्रपति को कार्य करना होता है। तो ये भी बात आप याद रखेंगे। उसके बाद थोड़ा सा महत्वपूर्ण तथ्य ये याद रखना है, जैसा कि मैं पिछली वीडियो क्लास में भी बता चुका हूँ कि राष्ट्रपति केंद्र शासित प्रदेश का जो प्रशासन है या शासन है वो जो चलाता है वो एक प्रतिनिधि के माध्यम से चलाता है। उसके लिए एक प्रशासक नियुक्त करता है जिसको हम उपराज्यपाल कहते हैं, या फिर इंग्लिश में लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं, या फिर एलजी बोला जाता है। किसी वजह से ऐसा कभी होता है कि उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री में मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कई बार ऐसा हो सकता है कि उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री में अगर मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो याद रखना है दोस्तों, उस विषय को, जिस विषय पर भी मतभेद की स्थिति उत्पन्न हुई है, उपराज्यपाल राष्ट्रपति के लिए भेजेगा और राष्ट्रपति के द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार ही उस विषय पर कार्य करेगा जिस विषय पर मतभेद हुआ है। लेकिन ध्यान रखो दोस्तों, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि किसी वजह से, मान के चलिए, उपराज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री में कोई मतभेद हो जाता है और वह विचार राष्ट्रपति के पास चला जाता है और वहाँ वह विचार जो है विचाराधीन है। राष्ट्रपति ने अभी किसी भी प्रकार का कोई निर्णय नहीं दिया है। तो उस बीच, उस स्थिति में उपराज्यपाल को जैसा उचित लगेगा या जैसा भी उन्हें उस कार्य के लिए अच्छा लगता है या जैसा उनकी इच्छा के अनुसार जो कार्रवाई आवश्यक है उसे उपराज्यपाल कर सकते हैं। तो यहाँ आपने एक चीज़ देखी होगी ध्यान करके, कि इतना देखिए कि पूर्ण राज्य में
मैक्सिमम शक्ति मुख्यमंत्री के हाथों में होती है। तो यहाँ आपने देखा केंद्र शासित प्रदेशों में जो शक्ति है वो कम होती है मुख्यमंत्री के हाथों में, तो मैक्सिमम शक्ति यहाँ राष्ट्रपति के ही हाथों में होती है, ये बात याद रखनी है। या इस प्रकार से समझ सकते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश का जो शासन है केंद्र सरकार राष्ट्रपति के माध्यम से करती है। एक लाइन में ऐसा भी समझ सकते हैं कि जो केंद्र शासित प्रदेश है उन केंद्र शासित प्रदेश का जो शासन है केंद्र सरकार राष्ट्रपति के माध्यम से करती है। तो कुल मिलाकर ये मान सकते हैं कि मैक्सिमम शक्ति जो है वहाँ पर केंद्र के हाथों में होती है। तो आशा करता हूँ कि कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि वीडियो आगे बढ़ सके। उसके बाद मैं बात करता हूँ, जैसा कि अच्छा प्रश्न बन सकता है एग्जाम में आने वाले समय में, पहले दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश थे दिल्ली और पांडिचेरी जिनमें विधानसभाएं थीं। अब चूंकि वहाँ पर विधानसभाएं थीं तो वो ही दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश थे जो राष्ट्रपति के निर्वाचक गण के सदस्य थे। ध्यान रखना है, अब जम्मू कश्मीर चूंकि वहाँ भी विधानसभा है और वो भी एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, तो जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पांडिचेरी अब तीन ऐसे केंद्र शासित प्रदेश होंगे जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। चूंकि अब 3 संख्या हो चुकी है इसलिए एक नहीं वाला क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है कि दिए गए विकल्पों में से भारत का ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का सदस्य नहीं है। इस प्रश्न को करने के लिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, तो दोस्तों इस बात को भी याद रखेंगे। वहीं अगर हम बात करें, क्वेश्चन पूछा जा सकता है चूँकि इनमें पहले विधानसभाएं बनी, जैसा कि मैंने अभी बताया, दिल्ली में भी बनी और आपका पौंडीचेरी में भी बनी, उसके बाद इनको कभी राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का सदस्य बनाया गया। प्रश्न सीधा एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस अमेंडमेंट को याद रखिए, 70वां संविधान संशोधन 1992, इसके तहत दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का सदस्य बनाया गया। मतलब कि सन 1992 में इसे ऐसे समझ सकते हैं कि सन 1992 में 70वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभा के जो सदस्य हैं उनको राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का सदस्य बनाया गया। मतलब कि वो राष्ट्रपति के लिए वोट डालने के लिए अवेलेबल हुए। तो कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। और अब दिल्ली और पांडिचेरी के बाद जम्मू कश्मीर भी ऐसा केंद्र शासित प्रदेश होगा जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेगा। दोस्तों फिर से बता देता हूँ, क्वेश्चन याद रखना अच्छा है। भारत के राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है आर्टिकल 54 से होता है या उसके तहत होता है, और भारत के राष्ट्रपति का जो निर्वाचन में जो भाग लेते हैं लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ध्यान रखना है दोस्तों, नॉमिनेट सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, ये बात भी आपको याद रखनी है। और राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, मतलब एकल संक्रमणीय मत प्रणाली और इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, ये बात भी आपको मालूम होनी चाहिए। कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। वहीं हम आगे के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो क्लास में भी बताया कि पहले दिल्ली एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश था जिसका अपना उच्च न्यायालय था। अब अगर हम देखें तो चूंकि जम्मू कश्मीर में भी अपना उच्च न्यायालय है तो वो स्टेट से यूटी बना है, तो उसको हम इस तरीके से लिंक नहीं कर सकते। फिर भी याद रखेंगे, दिल्ली और अब जम्मू कश्मीर ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान की दृष्टि से जहाँ पर अपने उच्च न्यायालय हैं। लेकिन भारतीय संविधान का एक आर्टिकल है 241, याद रखना है 241, साफ शब्दों में संसद को यह शक्ति देता है कि संसद किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के लिए उसके लिए पर्सनल उसके लिए उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। अनुच्छेद 241 संसद को यह अधिकार देता है कि वो किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के लिए, जो भी केंद्र शासित प्रदेश के लिए जिसके लिए भी वो चाहती है, उसके लिए खुद के लिए वह एक उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। इस शक्ति का प्रयोग संसद ने सिर्फ एक ही बार किया है, सन 1966 में, जिसके लिए
उसने दिल्ली के लिए उसके अपने उच्च न्यायालय की स्थापना करने के लिए प्रावधान किया था। इसीलिए कई बार ऐसा पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना उच्च न्यायालय है, तो याद रखना है दिल्ली है। और दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में हुई और इस उच्च न्यायालय की स्थापना 241 आर्टिकल के तहत संसद के द्वारा की गई। कई बार पूछा जा सकता है क्योंकि 241 जो है उसमें यह शक्ति दी गई है संसद को कि वह संसद किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के लिए उसके अपने उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। हालांकि 241 को हम जम्मू कश्मीर से नहीं जोड़ सकते हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर स्टेट के बाद यूटी बना है, ना कि वहाँ पर डायरेक्ट यूटी बना है। तो इस प्रकार भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ से आपसे 2-3 प्रश्न पॉइंट में बन सकते हैं, उसे याद रखेंगे। पहला, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के लिए संसद उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है? तो आप याद रखेंगे 241। इसका प्रयोग अब तक कितनी बार हुआ है? एक बार हुआ है जब दिल्ली के लिए उसने उच्च न्यायालय की स्थापना की थी, तो आप याद रखेंगे। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों ऑर्डिनेंस की। तो जैसा कि आप जानते होंगे ऑर्डिनेंस जिसको हम हिंदी में अध्यादेश कहते हैं, तो जिस प्रकार आपने पहले भी पढ़ा होगा मैं बता देता हूँ। जिस प्रकार राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत राज्य में राज्य अध्यादेश जारी करता है, जिस प्रकार आर्टिकल 123 के तहत केंद्र में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार आर्टिकल 239 ख के अनुसार उपराज्यपाल किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में अध्यादेश जारी करता है। ये बात आपको याद रखनी है। कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराज्यपाल केंद्र शासित प्रदेश के लिए अध्यादेश जारी करता है? तो 239 ख जो आपको याद रखना, कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। कब जारी कर सकता है? तो पूरी स्थिति वही है जब जहाँ पर देखो ध्यान से सुनना है, चूंकि जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है, तो जब विधानसभा सत्र में ना हो और उपराज्यपाल को ऐसा प्रतीत हो कि तुरंत कार्यवाही आवश्यक है या उसे ऐसा लगता है कि किसी विषय पर अति आवश्यक है कोई भी कानून बनाना, तो वह उस स्थिति में वहाँ अध्यादेश जारी कर सकता है। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जो अध्यादेश जारी होगा वो आर्टिकल 239 ख के अनुसार होगा, जो उपराज्यपाल उस अध्यादेश को जारी करेंगे। लेकिन ध्यान रखना है दोस्तों, बहुत अच्छा पॉइंट है, राष्ट्रपति के आदेश पर ही उपराज्यपाल किसी केंद्र शासित प्रदेश के लिए अध्यादेश जारी कर सकता है और राष्ट्रपति के कहने पर ही या राष्ट्रपति के आदेश पर ही किसी केंद्र शासित प्रदेश के लिए जो उपराज्यपाल अध्यादेश जारी करता है तो उन्हीं के कहने पर वो अध्यादेश को वापस भी लेता है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। बिना राष्ट्रपति के कहने पर, ध्यान से सुनना है, बिना राष्ट्रपति के कहने पर उपराज्यपाल किसी केंद्र शासित प्रदेश के लिए कोई अध्यादेश जारी नहीं कर सकता, चूँकि ऐसे प्रश्न कई बार सिविल सर्विसेज में और यूपीएसआई वगैरह में कथन के तौर पर पूछे जा सकते हैं, तो उस स्थिति में आप याद रखेंगे। बाकी आप इस बात को अच्छी तरीके से जान सकते हैं और इस बात को नोट में याद रखें कि यदि विधानसभा भंग है, ध्यान रखना है, यदि किसी केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा भंग है तो उस स्थिति में उपराज्यपाल कोई अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा ही नहीं है तो उन पर उस केंद्र शासित विषय के संबंध में या उस केंद्र शासित विषय पर जो कानून बनाने की शक्ति होती है वो संसद को होती है। इसी कारण सेम कंडीशन हो जाती है, इस बात को याद रखेंगे। यदि किसी केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभाएं भंग है तो सीधी सी बात है, उसकी भंग होने के बाद जो मेन पावर है वो केंद्र के हाथ में चली जाती है, तो वहाँ अध्यादेश जारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ पर कानून बनाने की शक्ति जो है संसद के पास होती है। ये बात याद रखेंगे, दोनों फैक्ट को याद रखें। बहुत अच्छा पॉइंट है, कई बार प्रश्न एग्जाम में बन सकता है। जिस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है वहाँ पर विधानसभा कानून बनाती है
और ध्यान रखना है वह विधानसभा राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है, लेकिन याद रखना है केंद्र शासित प्रदेश और पूर्ण राज्य में यही अंतर है कि वे 3 विषय ऐसे हैं जिन पर केंद्र शासित प्रदेश कानून नहीं बना सकता। लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि। ध्यान रखना है लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि, इन 3 विषय पर कि केंद्र शासित प्रदेश का जो विधानमंडल है वो कानून नहीं बना सकता। बाकी पूर्ण राज्य में सिर्फ इतना अंतर है कि पूर्ण राज्य राज्य सूची के विषय के साथ साथ, सारे राज्य सूची के विषय के साथ साथ पूर्ण राज्य लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि के विषय पर भी कानून बना सकते हैं। जहाँ तक मेरे अगर समझाने की बात है तो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। यहाँ से आपको एक चीज़ और क्लियर हो जाती है कि पूर्ण राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में कितना अंतर है। पूर्ण राज्य राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकता है, जबकि अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश भी राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकता है, लेकिन 3 विषय को छोड़कर, लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि को छोड़कर, जबकि इन तीनों विषय पर पूर्ण राज्य कानून बना सकता है। तो कहीं ना कहीं आपको अंतर भी स्पष्ट हुआ होगा। बाकी जिन राज्यों में, जिन केंद्र शासित प्रदेश में, मेरा कहने का मतलब है चूंकि केंद्र शासित प्रदेश की ही बातें चल रही हैं, जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा नहीं है, आप समझ रहे होंगे जिस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा नहीं है उस केंद्र शासित प्रदेश में उस केंद्र शासित प्रदेश के लिए जो कानून बनाने की शक्ति है वो संसद के पास है और उसके लिए संसद ही कानून बनाती है। ये बात भी आपको याद रखनी है, कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि जिन केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा नहीं है उनका संचालन कैसे होता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है, और राष्ट्रपति जो प्रशासक नियुक्त करता है जिसको हम उपराज्यपाल कहते हैं, राष्ट्रपति उनके माध्यम से ही वहाँ का प्रशासन करता है या वहाँ के शासन को चलाता है जहाँ पर विधानसभा नहीं है। बात आती है वहाँ पर कानून बनाने की, तो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहाँ विधानसभाएं नहीं हैं वहाँ पर कानून उनके लिए कानून बनाने की शक्ति संसद को दी गई है और उनके विषय पर कानून संसद बनाती है। कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों में शेयर करें, ताकि प्रत्येक स्टूडेंट ऐसा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उसके पास लेक्चर पहुंच सके। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।